हाय एवरीवन, नाउ वी आर बैक विद अनदर वीडियो। अभी तक हमने 2017 और 2018 का जो CAPF का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, किसके पॉलिटी के, वो अभी तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑफ 2019 क्वेश्चन पेपर, राइट। पॉलिटी का ही ये क्वेश्चन पेपर है। एंड इस साल जो क्वेश्चन आए हुए थे, हालांकि वो नंबर में कम थे, है ना, थोड़ा कम क्वेश्चन थे, बट अच्छे खासे क्वेश्चन थे, ठीक है ना, एक अच्छा लेवल के क्वेश्चन थे आई विल से। एंड अगर आपको बेसिकली थोड़ा डीप पता है ना क्वेश्चंस के बारे में, तभी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। क्लॉज बाय क्लॉज अगर आपको पता है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल आपको हो सकती है, ठीक है ना। अगर इसी लेवल के क्वेश्चन आने शुरू हुए तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है आपको पॉलिटी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन नहीं थे, ये तुम्हारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग कि हाँ, अगर आपको पता है क्लॉज बाय क्लॉज हर एक डिग्नेटरी के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, तभी आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करवाएंगे, वरना आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस पर और दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। तो डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इट इज़ रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से बेसिकली रिलेटेड है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि हमको ये पता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है मतलब संवैधानिक पद है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो इसके बारे में तो आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, स्टैट्यूटरी बॉडी से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, चाहे तुम्हारा CDS है, चाहे तुम्हारा CAPF है, चाहे तुम्हारा CSE है, राइट। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, इनके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट की क्लास में, राइट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं आर्टिकल 76 के अंदर, ठीक। आर्टिकल 76 टॉक्स अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट। आर्टिकल 76 कौन सा पार्ट में है, तो ध्यान रखिएगा पार्ट 5 के अंदर, राइट। पार्ट 5 आर्टिकल 76 टॉक्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनके पोस्ट के बारे में बेसिकली बात करता है। इनके बारे में और थोड़ा जानेंगे तो ये हमारे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं, इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, राइट। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद यूनियन कैबिनेट के मेंबर ये नहीं होते हैं, ठीक है ना, ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट। तो यूनियन कैबिनेट का क्या मेंबर है, ठीक, यूनियन कैबिनेट के मेंबर ये नहीं होते हैं, बट ध्यान रखिएगा, ही हैज़ द राइट टू स्पीक एंड द टेक पार्ट्स इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। इस बात का भी आप ध्यान रखिए, ठीक है ना, वहाँ पे बैठने का और उनकी प्रोसीडिंग्स में भाग लेने का अधिकार इनके पास होता है, लेकिन वोटिंग राइट इनके पास नहीं होता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। इनका जो अपॉइंटमेंट और रिमूवल करता है ना, A+R लिख रहा हूँ मैं, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, वो कौन करते हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत क्लियर हो जाइए, क्योंकि ये जो पोस्ट है नॉर्मली न्यूज़ में नहीं रहती है ना, इसीलिए बच्चे इसके बारे में कम पढ़ते हैं, बट आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत अच्छा खासा जानना है, राइट। तो ध्यान रखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक। आर्टिकल 76 पार्ट 5 के अंदर इनका मेंशन आता है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं हमारे कंट्री के, राइट। यूनियन कैबिनेट के मेंबर ये नहीं होते, प्लस इनका अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। प्लस अगर आपसे ऐसा कभी क्वेश्चन आया दैट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स हिज पोस्ट टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये क्वेश्चन भी आपका ठीक होगा, ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, ठीक होगा, कि प्रेसिडेंट जब तक चाहें तब तक ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपने पोस्ट पर बने हुए हैं। जब वो नहीं चाहेंगे, इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने विल से इनको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, राइट। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। और इनके कुछ राइट्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं जो आर्टिकल 88 के अंदर लिखे हुए हैं, राइट। तो उन्हीं में से हमसे कुछ पूछा हुआ है यहाँ पे, बोलने कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है। अब जो नहीं है उनको मैंने पहले ही बोला हुआ है, मार्क कर लीजिए, राइट, आपके लिए और आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या बोल रहा है, ही शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक है, अभी बताया, ठीक। उनको बैठने का किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, किसी भी कोर्ट ऑफ इंडिया में, इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी कोर्ट ऑफ इंडिया में, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बैठने का ऑडियंस का राइट है, ठीक है ना। सो दिस इज द राइट एंड प्रिविलेज, इट कम्स अंडर राइट एंड प्रिविलेज ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये तो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में ये चीज़ करेक्ट है, पहली बात। दूसरा ऑप्शन देखिए, ही शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, बिल्कुल ठीक बात है ना, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में गलत नहीं है। अभी तो बताया जितने सारे कोर्ट हैं हमारे इंडिया के अंदर, वहाँ पे इनको राइट टू ऑडियंस है, ठीक है ना, राइट ऑफ ऑडियंस है, वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं उनकी प्रोसीडिंग्स में और अपने ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ही मस्ट हैव सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड टू बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जितना इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, सॉरी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद
बचा कौन सा ऑप्शन हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन बचा, दैट ही इज़ अ होल टाइम काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट, नहीं, ही इज़ नॉट अ होल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा क्योंकि नॉट कर पूछा था। अच्छा ध्यान रखिएगा, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ना, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा उसको उनको अपॉइंट किया जाता है, बट वो ध्यान रखिए वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हैं, ठीक। अगर आप इस बात को ये समझते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, नहीं, वो लोगों के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। तो उनके जो क्लॉज लिखा हुआ है ना उसमें, दैट आर्टिकल 76 जो डिफाइन करता है, ठीक, तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय वो नहीं है, ठीक है, दैट ही इज़ नॉट द दैट अटॉर्नी जनरल्स क्लाइंट इज़ नॉट द गवर्नमेंट बट रैदर द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जितना आपको बेसिकली जानना चाहिए था मोटा मोटा मैंने बता दिया है। एंड इनके थोड़ा बहुत जो पावर एंड प्रिविलेजेस हैं वो आप एक बार पढ़ लेंगे, उनमें से कुछ तो यहीं पर ही देखें, है ना, कुछ तो यहीं पर ही देखें, दो जो चीज़ें हैं ये तो यहीं पर ही देखें, राइट, जिनकी पावर्स एंड प्रिविलेजेस हैं, राइट। इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में एक चीज़ यहाँ पर दे दी इन्होंने, ठीक है ना, तो इसको भी आप ध्यान रख लेंगे, राइट। और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी हैं, तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हुए चलेंगे तो अल्टीमेटली अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ से आप एलिमिनेशन से उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या अदरवाइज़ यहाँ से डायरेक्टली इन जो नॉलेज आपको शेयर की गई है ना, उसी से आप डायरेक्टली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, लेजिस्लेचर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक। इसके शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के बारे में, अब देखिए पार्लियामेंट के सेशन के दौरान ना मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, राइट, जैसे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, 0 आवर क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं इनके बारे में आपको एक बार पढ़ लेना है, और इनके बारे में आप पढ़ेंगे कहाँ से, तो वही अपने जो भी आपका रिसोर्स आप फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज़ लक्ष्मीकांत में इनके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, अगर आप वहाँ से गो थ्रू करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं। और इनको पढ़ना कैसे है, देखिए अगर ये जैसे पार्लियामेंट्री सेशन होते हैं, राइट, उस पार्लियामेंट्री सेशन में क्वेश्चन अगर ये सारे पूछे गए हैं तो आप इनको डेफिनेटली पढ़ के जाइए, अदरवाइज़ भी इनको आप डेफिनेटली पढ़ के जाइए, क्योंकि नोबडी नोज़ कि कहाँ से कब वो क्वेश्चन पूछ ले, राइट। तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन देखिए, पहला वाला क्या बोल रहा है, इट रिलेट्स टू द मैटर ऑफ द अर्जेंट इंपॉर्टेंस एंड कैन बी आस्क्ड फॉर द ओरल आंसर एट द नोटिस ऑफ द लेस देन 10 डेज, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो ओरल आंसर बेसिकली मांगा जाता है इनमें शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में, और 10 दिन से कम का बेसिकली टाइम दिया जाता है, ठीक है ना। एक प्रायर नोटिस इनको बेसिकली सर्व किया जाता है 10 दिन से पहले, राइट। तो पहला वाला हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, राइट। दूसरा वाला देखिए, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कैन बी एडमिसिबल इन द मिनिस्टर कंसर्न अग्रीज टू आंसर इट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। अगर बेसिकली मिनिस्टर को ये लगता है कि हाँ वो इस क्वेश्चन को ले सकता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को वो आंसर करने लायक है, या इस लायक है, आई विल नॉट से, बट अगर उसको लगता है कि हाँ आई शुड आंसर दिस क्वेश्चन, तो तभी वो क्वेश्चन को बेसिकली लेगा, ठीक है ना, तभी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत उसमें नहीं होती है। उसके बाद थर्ड वाला देखिए, मतलब पहला और दूसरा ठीक है, ठीक, तो इसमें पहला नहीं है, इसमें दूसरा नहीं है। अब आगे देखिए हमारे पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर, नहीं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस को क्वेश्चन आवर में नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। क्वेश्चन आवर डिफरेंट है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस डिफरेंट है, ठीक, तो दोनों को आप मिक्स मत कीजिए। तो ये सब चीज़ें हमारे उसमें मैटर करती हैं। जो क्वेश्चन आवर होता है ना, ठीक, वो फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट सिटिंग में पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन आवर में क्या होता है, हमें 10 दिन से कम का बेसिकली प्रायर नोटिस दिया जाता है, और ओरल इनका आंसर करना होता है, जहाँ के जो कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में नहीं होता, राइट। तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया, थर्ड स्टेटमेंट इसमें था, ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें देखिए, अगर आप थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेट कर देंगे ना, तो आपको ये दो स्टेटमेंट फिर भी एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि थर्ड इसमें भी था, थर्ड इसमें था, थर्ड इसमें था, ठीक है ना। तो तीनों ही गलत हो जाते और ये हमारा बी वाला ठीक हो जाता, ठीक। तो इस तरीके से आप इनको एलिमिनेट करके इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। बट हाँ, मैंने फिर बोला था 2019 का जो ये पेपर है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा डीप चाहिए, राइट। उसने हल्के क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे, तो 2017 2018 में उसने पूछे, वैसे क्वेश्चन इस बार उसने नहीं पूछे, नहीं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, पहले ही उसको मार्क कर लीजिए, नॉट ट्रू अबाउट 10th शेड्यूल। अब देखिए 10th शेड्यूल से क्वेश्चन हमारा लास्ट ईयर भी था, ठीक है ना, 2017 में भी इससे क्वेश्चन कराया हमने, 2018 में भी इससे क्वेश्चन कराया, अब देखिए 2019 में भी इससे क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो अगर आपने प्रीवियसली 2 वीडियोस आप देख चुके हैं 2017-2018 की, तो उसमें मैंने 10th शेड्यूल के बारे में बार बार बता दिया है, ठीक है ना, बार बार उसमें मैंने 10th शेड्यूल के बारे में बता दिया है। अब यहाँ पे बोल रहे 10th शेड्यूल के बारे में कौन सी चीज़ सही नहीं है। अब देखते हैं जरा, आपने जो प्रीवियस वीडियोज़ देखी हैं उनमें से आप अपने इन्फरेंस लगाइए, क्या कंक्लूजन आपने वहाँ से निकाला, ठीक। देखिए
10th शेड्यूल के बारे में कौन सी चीज़ नहीं, कौन सी करेक्ट नहीं है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेनिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर के बारे में पूछा हुआ है। 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन होता है, राइट, एंटी डिफेक्शन, ठीक है ना। एंटी डिफेक्शन के केसेस में जो मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन होता है, बोला उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर में, दोनों जगह एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, राइट। तो अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डिफेक्शन करता है, ठीक है ना, अगर बेसिकली कोई हेर फेर करता है अपने इलेक्शन होने के बाद, अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ता है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, तो ये सारे डिफेक्शन के केसेस होते हैं। बोल रहे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर इनमें से कौन सा 10th शेड्यूल के अंदर नहीं आता है, ठीक। अब देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए, द शेड्यूल लेज डाउन दैट द इलेक्टेड मेंबर मे बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। बिल्कुल ठीक है भाई, 10th शेड्यूल किसके बारे में बात कर रहा है? ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के बारे में बात कर रहा है, एंटी डिफेक्शन के बारे में बात कर रहा है। लास्ट 2 वीडियोज़ में भी बता दिया है, अभी इस वीडियो में बता दिया है। ध्यान रखिएगा, डिफेक्शन के केसेस को आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। डिफेक्शन में जो तुम्हारे क्लॉजेज हैं, ठीक है ना, जो क्लॉज हैं तुम्हारे डिफेक्शन के अंदर, कि कब डिफेक्शन होगा और कब डिफेक्शन नहीं होगा, उन सब चीज़ों को आप अच्छे से एक बार पढ़ के जाइएगा। ये मैं लास्ट 2 वीडियोज़ में पहले ही बोल चुका हूँ, ये तीसरी वीडियो इस बारे में मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो डिफेक्शन के बारे में ठीक है, हमसे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? डिफेक्शन से रिलेटेड है। मैंने बताया था 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको याद हो तो प्रीवियस वीडियो अगर किसी ने देखा हुआ है, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उससे इसको जोड़ा गया था 10th शेड्यूल को, राइट। नेक्स्ट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई। ये मैंने एक एक्सेप्शन भी बताया हुआ है 2017 की, अगर आप बेसिकली वीडियो देखेंगे वहाँ पे मैंने बताया था कि एक्सेप्शंस हैं इसमें कुछ, ठीक है ना, एक्सेप्शंस इसमें कुछ हैं, तो वही एक्सेप्शन यहाँ पे इसने देखो डायरेक्टली डाल दिया है। अगर आपने वहाँ उस एक्सेप्शन को देखा हुआ है, आप इस क्वेश्चन को आराम सॉल्व कर लेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई इन द केसेस ऑफ द मर्जर। मैंने बताया था मर्जर एंड स्प्लिट के केसेस में ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती। विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन कब नहीं होगा? जब हमारा मर्जर होगा। तो हमसे नॉट करेक्ट पूछा हुआ तो अल्टीमेटली इनकरेक्ट है ना। ये डिस्क्वालिफिकेशन का ठीक है, मतलब 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ? नॉट करेक्ट, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। तो मर्जर होता है, स्प्लिट होता है, तो दोनों ही डिफेक्शन के अंदर नहीं आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर मैं बोल रहा हूँ, आप ये जितने सारे क्लॉज हैं ना इसके अंदर, कब कब डिफेक्शन होगा और कब डिफेक्शन नहीं होगा, ठीक। मैं जो कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाऊंगा उसमें इसको डिटेल में हम लोग एनालाइज करेंगे, उसमें उन केसेस को हम लोग एनालाइज करेंगे जिसकी वजह से डिफेक्शन आया, कौन थे, आया राम गया राम, ठीक है। और उनके बाद उन्होंने जब पॉलिटिकल पार्टीज चेंज करनी शुरू की, एक ही दिन में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने चेंज कर दी थी, उनके बारे में हम लोग जब जानेंगे तब जाके आपका ये बेस से बेसिकली बनाने जब मैं शुरू करूँगा तो कॉन्सेप्ट क्लास में हम लोग खत्म करेंगे, राइट। फिलहाल आपको थोड़ा बहुत तैयारी जो करनी है वो ये करनी है कि क्लॉज बाय क्लॉज थोड़ा बहुत इनको देख लीजिएगा, ठीक है ना, अपने एग्जाम के लिए, ताकि आप एलिमिनेट करके तो एटलीस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके आ पाएँ। नेक्स्ट, द केसेस एंड द डिस्प्यूट आर डिसाइडेड बाय द स्पीकर एंड द चेयरमैन ऑफ द हाउस। बिल्कुल ठीक है, ये भी मैंने 2017 के उसमें बता रखा है, ठीक है ना, 2017 के उसमें बता रखा है दैट जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग होती है किसके केस में? डिफेक्शन के केसेस में, तो दैट इज़ विद द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल्स, राइट। ये भी उसमें हमने बताया हुआ है। तो ये तीनों हमारे क्या हैं? ठीक है, डिफेक्शन के मामले में ठीक है, 10th शेड्यूल के लेकर ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। तो यही वो चीज़ है जो करेक्ट नहीं है, दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द फाइनल आर्बिट्रेटर इन द केसेस ऑफ द रिमेन अनरिजॉल्व। देखिए, अगर वो केस अनरिजॉल्व रहता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या फाइनल आर्बिट्रेटर नहीं है? क्यों? क्योंकि ये जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है इट इज़ विद स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ द हाउस, ठीक है ना, दे आर द फाइनल डिसीजन मेकर। इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। फाइनल जो डिसाइड करते हैं डिफेक्शन के केसेस को कौन करते हैं? हमारे स्पीकर एंड चेयरमैन, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसमें इंटरफेयर कर रही हैं, ठीक है। अगर केस अनरिजॉल्व रहते हैं डिफेक्शन के तो दे आर डिसाइडेड बाय फाइनल आर्बिट्रेटर अथॉरिटी, फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज़ द स्पीकर एंड द चेयरमैन ऑफ द हाउस, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप यहाँ ध्यान रखिएगा। आप 3 देखिए आपके पास 2017, राइट, 2018 और 2019 के पेपर में ना एंटी डिफेक्शन को लेकर मल्टीपल स्टेटमेंट आपको दिख गई होंगी क्वेश्चन के अंदर। आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लिया है मेरे साथ, ठीक है ना। अब आप एक काम कीजिए, इन डिफेक्शन से रिलेटेड केसेस, अगर इन डिफेक्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स को आप एक बार लिख लेंगे ना, जो स्टेटमेंट में ठीक थी, आपका आधे ज़्यादा डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन यहीं पर ही कवर हो जाएगा। बात समझ में आई आपके? आपको कोई दूसरा सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फिर बोला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर कीज़,
ठीक है ना। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ये PYQ जो होते हैं, ये की होती हैं कि किस तरीके से हम अपने पेपर की अप्रोच रखेंगे या किस तरीके से हम अपने एग्ज़ाम को टैकल करने वाले हैं, राइट। तो आप अगर इन तीनों साल के डिफेक्शन के जितने सारे स्टेटमेंट हैं उसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप उनको भी लिख लेंगे ना तो दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है ना, आगे जाके कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच, देखिए करेक्टली लिखा हुआ है, मैं फिर बोल रहा हूँ नॉट करेक्ट, करेक्ट, इन सबको आप मार्क करते हुए चलेंगे। बोले इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है, माफ़ कीजिएगा, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये देखिए जो तीनों लिस्ट है ना, ये कौन सा शेड्यूल में है हमारे, ये हमारे 7th शेड्यूल में, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये फेडरल सिस्टम को, फेडरलिज्म को इस्टेब्लिश करने में बेसिकली मदद करते हैं। तीसरी बात, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स ये किस शेड्यूल में है, तो ध्यान रखिएगा ये भी 7th शेड्यूल में ही इंक्लूडेड हैं। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स 7th शेड्यूल के अंदर लिखे नहीं गए, लेकिन आते 7th शेड्यूल के अंदर ही हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ें, कोई भी सोर्स फॉलो करें, गूगल से आप इसको अगर निकालें तो 7th शेड्यूल अगर आप उसमें देखेंगे उसमें रेसिड्यूरी सब्जेक्ट का जिक्र ही नहीं होता, लेकिन रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स रेस्ट्स विद द यूनियन, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सेंटर के पास बेसिकली होते हैं ये रेसिड्यूरी सब्जेक्ट का जुरिसडिक्शन, तो इसीलिए रेसिड्यूरी सब्जेक्ट को अलग से उसमें नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि रेसिड्यूरी सब्जेक्ट जो होते हैं या रेसिड्यूरी लिस्ट जो होती हैं वो भी कौन डिसाइड करते हैं, सॉरी वो किसके पास होती है, उनका जुरिसडिक्शन किसके पास होता है, दैट इज़ विद सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, इट इज़ विद सेंट्रल गवर्नमेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप CG लिख देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कि कौन सा किस लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, तो देखिए स्टेट लिस्ट में क्या है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, बिल्कुल ठीक है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन हो गया, पुलिस हो गया, ये सब किसके अंदर आता है, हमारा स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, पहली बात। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा ठीक है, तो 1 जिसमें नहीं है उसको काट दो, ठीक। अब देखिए इसका मतलब, अच्छा हाँ, सेकेंड वाला चेक करिए, सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन, एलियंस, ये भी सिटीजनशिप का मामला अगर आप जैसे देखें, ठीक है ना, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन का मामला अगर देखें, ठीक। एलियंस कौन होते हैं, जो हमारे फॉरेनर्स हैं, अगर वो यहाँ पे एक्वायर कर रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक। तो ये यूनियन लिस्ट का मामला है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। सिटीजनशिप किसके अंदर आता है, यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ सब नहीं पढ़ना, इसमें जितने सारे तुम्हारे मैटर हैं वो सारे के सारे मैटर आपको पढ़ने नहीं है, बट कुछ सेलेक्टिव मैटर्स आपको पढ़ के जाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें यूनियन लिस्ट के अंदर, तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो है लगभग हमारे 100 सब्जेक्ट्स आते हैं, तो 100 के 100 सब्जेक्ट तो आप याद करने लेंगे। वहीं स्टेट लिस्ट के अंदर हमारे 59 सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आपके 52 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपको मेन जो सब्जेक्ट्स हैं वो याद करके जाना है, ठीक है ना। आई वुड से कि जो सोर्स है ना, आप सोर्स बनाइए लक्ष्मीकांत को, उसमें जितना लिखा हुआ है ना, जितना बस उतना ही आप पढ़ के एक बार चले जाइए। अदरवाइज़ आप जो बेस बनाएंगे वो बनाएंगे PYQs को, PYQs में जितने सारी चीज़ें पूछी हुई हैं उसको एक बारी आप देख लेंगे, राइट, तो भी आपका काम उतने से हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ जो आपको यहीं पे मिल गए, राइट, और कुछ आपको जो है आने वाले एग्जाम्स मिलेंगे, आने वाले जो हमारे पेपर हैं उसमें मिलेंगे, राइट, ओके। क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब पहला और दूसरा ठीक है, पहला और दूसरा इसमें है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। थर्ड वाला आपको नहीं भी आता तब भी चल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन पढ़ लेते हैं उसको, हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है। लीगल मेडिकल एंड अदर प्रोफेशंस, ये किसके अंदर आता है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। कॉन्करेंट लिस्ट अगर आपको पता है गुड, नहीं पता तो मैं फिर बोल रहा हूँ, बता देता हूँ थोड़ा बहुत। सेंटर और स्टेट ना इस पर साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना, साथ मिलकर इस पर लॉ बना सकते हैं, अपने अपने लॉ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि वो होती है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है ना। तो थर्ड वाला भी हमारा ठीक था, ऑप्शन बिल्कुल ठीक था, क्योंकि लीगल एंड मेडिकल प्लस अदर प्रोफेशंस जो आते हैं ये किसके अंदर आते हैं, इसमें सेंटर भी लॉ बना सकती है, इसमें स्टेट भी कानून बना सकती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो तीनों हमारे करेक्टली मैच थे। तो 7th शेड्यूल आपको पढ़ लेना है, फेडरलिज्म आपको पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, और जो हमारे रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये किसके पास रेस्ट करते हैं, दे रेस्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट, इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, प्लस जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें सेंट्रल स्टेट दोनों लॉ बना रही है, और ये तीनों के तीनों किसके अंदर आ रहे हैं, 7th शेड्यूल के अंदर आ रहे हैं। प्लस इनके जो क्लॉजेज हैं कि कौन सा किस लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है उसको आप एक बार मेनली पढ़ लेंगे, क्योंकि वही पूछा जाता है हमारे क्वेश्चंस में, हमारे जो है पेपर में अल्टीमेटली, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीवीपैट के बारे में पूछ लिया, वीवीपैट न्यूज़ में था, ठीक है, वीवीपैट न्यूज़ में रहा है, हमेशा से रहा है, तो वीवीपैट जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तब से न्यूज़ में रहा है ना। तो रिसेंटली भी न्यूज़ में था वीवीपैट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्लस वीवीपैट। वीवीपैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखिए वीवीपैट थोड़ा बहुत समझा देता हूँ जिसको नहीं पता।
वीवीपैट होता क्या है ना कि जैसे आप इलेक्शन देकर आए, ठीक है ना, आपने जो है पोल किया, आपने वो बटन दबाया, वो जो रखा हुआ है ईवीएम, जैसे फॉर से दिस इज़ द ईवीएम, ठीक है, ये ईवीएम है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका वो बटन बना हुआ है, राइट। आपने मान लीजिए इस बटन को पोल करा और यहाँ पे कोई भी सिंबल बना हुआ है आपका, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंबल बने हुए हैं, आपने बटन दबाया तो लाइट जली। बट आपको ये अगर ये डाउट है ना कि ये मैंने जो बटन दबाया है और जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैंने वोट दिया है, ठीक, वो पॉलिटिकल पार्टी सेम, मतलब उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिला है, तो आप क्या कर सकते हैं, बाहर एक मशीन रखी होती है, उसको सॉरी साइड में मशीन रखी होती है, उसको बोलते हैं वीवीपैट, राइट। वो वीवीपैट में क्या करेंगे, आप उस बटन को दबाएंगे, आपने रिसेंटली जो वोट किया है ना उसमें से एक पर्ची निकलेगी, ठीक है ना, उसमें से एक रिसीट निकलेगी, उसमें आपने जो बटन दबाया है उसके सामने उसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिंबल बना होगा, उसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल बना होगा जिसको आपने वोट पोल किया है, तो इससे आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, राइट। तो एक तरीके से ये सेटिस्फेक्शन बेसिकली देता है इलेक्टर को, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना, कि आपने जो वोट दिया है वो सही जो पॉलिटिकल पार्टी के पास गया है, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, ठीक है। इस बात को आप समझिए, वीवीपैट के जो रिसीट निकलती है वो आप घर नहीं ले जा सकते ठीक है ना। अगर आपको ये लगता है कि आप उसको घर लेके जाएंगे, अगर आपने कहीं कभी ये सुना है कि हम उसको घर लेकर आ गए, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वीवीपैट में से जो रिसीट निकलेगी, यू आर नॉट सपोज टू टेक दैट रिसीट टू योर होम, ठीक, क्यों, क्योंकि जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन का, जब वहाँ पे पोलिंग ख़त्म हो जाएगी, तो उसमें से रेंडमली कोई 5 तुम्हारे पर्चियों को उठाया जाता है एंड फिर चेक करा जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे उसमें चीज़ें हैं, इसमें आपको डीप नहीं घुसना है, ठीक। आपसे वीवीपैट के बारे में ज़्यादा नहीं पूछेगा, बट वीवीपैट का थोड़ा बहुत जेनेसिस पूछ लेगा कि कब हुआ था, है ना। जैसे ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, ये जेनेसिस से, ये उसका कब से शुरुआत हुई थी वीवीपैट की, और थोड़ा बहुत फंक्शनिंग उसके बारे में पूछ सकता है, क्योंकि रिसेंटली अभी न्यूज़ में रहा है, तो हाँ फंक्शनिंग पूछ सकता है थोड़ा बहुत उसकी। तो जितना मैंने बताया उसको भी अगर आप ध्यान में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो तब भी बात बन जाएगी, राइट। बोले वीवीपैट के बारे में, द सिस्टम दैट वाज फर्स्ट टाइम कहाँ पर बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको यूज़ करा था। तो अगर ये आपको पता है तो देन वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को मैं बोलूँगा बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, केरला यहाँ पे दे रखा है, गोवा यहाँ पे दे रखा है, मणिपुर यहाँ पे दे रखा है, ये तीनों ही गलत हैं, ठीक है। इट वॉज एट नॉक्सेन असम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो नागालैंड में 2013 में, ध्यान रखिएगा, 2013 में पहली बार नॉक्सेन में इसको बेसिकली यूज़ करा गया, ठीक है। देन उसके बाद 2014 से ना इसको मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया में इसको, मतलब मैं बोलूँगा इसको पैन इंडिया में इसको यूज़ करने जाने लगा, ठीक है ना, पैन इंडिया में इसको यूज़ करा जाने लगा। तो अभी आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द जो पोलिंग स्टेशंस होते हैं, जो पोलिंग बूथ होते हैं, वहाँ पे हमको वीवीपैट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बट इसका देखिए कब से ये शुरुआत हो गई है इसकी, 2013 से इसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी तक ये हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द पोलिंग स्टेशंस पर ये इंस्टॉल अभी तक नहीं हुआ है। तो थोड़ा बहुत सरकार को इसमें थोड़ा तेज़ी लानी चाहिए, ठीक है, ताकि जो वोटर है, ताकि जो इलेक्टर है वो भी थोड़ा श्योर हो जाए, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन है डीपीएसपी से। अब डीपीएसपी से ना 2018 में 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। 2017 में हमने डीपीएसपी से शायद 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ पे भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक। डीपीएसपी से बार बार वो क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि डीपीएसपी ना ईजी टॉपिक है फंसाने के लिए, राइट। और यहाँ पर जो हमें ये दिख रहे हैं ना ऑप्शंस, ये ऑप्शन भी रिपीटेड है, ठीक। अगर आपने 2018 की वीडियो देखी है तो ये 17 की वीडियो देखी है, 18 की वीडियो देखी है, तो उनमें मैं इनका आर्टिकल भी डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। अब देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, नॉट को आप क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। डीपीएसपी से रिलेटेड बोले डीपीएसपी में कौन सी चीज़ प्रोवाइडेड नहीं है, कौन सी चीज़ इंक्लूडेड नहीं है। अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मैंने बताया था आर्टिकल 44, मैंने वहाँ पे बोला भी है कि इसको सेकंड पेपर के लिए पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये तो इंक्लूडेड है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो गया। सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 बताया था, ठीक है ना, 2018 के पेपर में बताया है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड द पब्लिक असिस्टेंस इन द सर्टेन एरियाज़, ठीक, कुछ एरियाज़ में, अच्छा सॉरी, राइट टू वर्क एंड टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन द सर्टेन एरियाज़, बिल्कुल ठीक है ना, ये डीपीएसपी का पार्ट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जो आंसर है वो ये है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नेंस। लोकल सेल्फ गवर्नेंस वही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्यूनिसिपल पार्टीज। क्या यहाँ पर तुम्हारा पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर ये क्या हमारे डीपीएसपी का पार्ट है? नहीं, ये डीपीएसपी का पार्ट नहीं है।
ठीक है ना। तो अगर आपको ये 3 चीज़ें पता दी, आई थिंक ये तुम्हारा आर्टिकल 37 के अंदर ही कवर हो जाएगा। उसके आगे डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो ये उसके अंदर ही कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमारा बेसिकली इंट्रोडक्टरी है, तो दैट इज़ इंट्रोडक्टरी टू दिस DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये तीनों ही पार्ट थे हमारे, तीनों ही हमारे DPSP के अंदर प्रोवाइडेड है, ठीक है, एक्सेप्ट दिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में लोगों का पार्टिसिपेशन, वर्कर पार्टिसिपेशन और उनका मैनेजमेंट, राइट, सॉरी मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन। तो ये सब चीज़ें हमारे DPSP में प्रोवाइडेड नहीं होती। बाकी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो मैंने आर्टिकल के साथ प्रीवियस वीडियोज़ में कवर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो DPSP में ध्यान रखिएगा, DPSP कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, ठीक है ना। पार्ट कौन सा है, पार्ट 4, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखते चलेंगे। ये है हमारा DPSP से पहला क्वेश्चन इस साल का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन है उसी साल का, नॉट करेक्ट, DPSP से, ठीक है। तो उस साल 2 क्वेश्चन थे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर्स, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, इनको हल्के में मत लीजिए। पार्लियामेंट से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से क्वेश्चन आते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, हमारी जुडिशरी से क्वेश्चन आते हैं, हमारे गवर्नर से क्वेश्चन आते हैं, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ ना, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर UPSC, फॉर एनी एग्जामिनेशन, राइट। UPSC का अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इनको आप एक तरीके से मतलब पढ़ के ही जाइएगा, इनको आप छोड़ के जाएंगे तो गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आर्टिकल देखिए, क्वेश्चन 48 DPSP से फिर से रिलेटेड है। इसके बाद हम ऊपर वाला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे भी क्या पूछ लिया इसने, इनकरेक्ट पूछ लिया, ठीक है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। अब देखिए, स्टेट शैल फॉलो द DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोथ इन द मैटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द मेकिंग ऑफ द लॉज। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में और लॉ मेकिंग में दोनों में बेसिकली यूज़ करेगा। यही तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना। दीज आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब दीज प्रिंसिपल आर गिविंग डायरेक्शंस टू द स्टेट दैट हाउ दे आर सपोज टू मेक द पॉलिसीज़, ठीक है ना, हाउ दे आर आउट टू मेक द पॉलिसीज़ फॉर पब्लिक। बात सिंपल है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में इनका यूज़ करेंगे, लॉ मेकिंग में इनका यूज़ करेंगे, बिल्कुल ठीक है। DPSP से रिलेटेड है, बिल्कुल है ना। DPSP से रिलेटेड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो पहले स्टेटमेंट हमारा कट। दूसरा देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एम्बॉडी द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेट अंडर द रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है, हाँ। रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही हमारे देश के अंदर DPSP एम्बॉडीड है, कोई दिक्कत नहीं है। रिपब्लिक अगर आप समझते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अगर आपने प्रेम्बल पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट इन द केस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू। ये कैसे हो सकता है बताइए। बोले फंडामेंटल राइट यहाँ पर और DPSP का प्लेटफॉर्म यहाँ पर, अगर कभी झगड़ा होता है, सॉरी इसको मैंने थोड़ा, ये फंडामेंटल राइट है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। बोला अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसको इसके ऊपर रखा जाएगा, यहाँ DPSP आ जाएंगे। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी DPSP होगी, सेकंड प्रेफरेंस हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होगी, फंडामेंटल राइट होंगे, सॉरी। ऐसा कभी हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल इन नेचर, मौलिक अधिकार है वो, ठीक है ना। DPSP जुडिशियबल नहीं है, ठीक है ना। दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा, अगले स्टेटमेंट में देखिए यही है, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये स्टेटमेंट हमारा ठीक था, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं DPSP, पहली बात कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल हैं। DPSP तुम्हारा सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि कब उनको वो लागू करेगी, लेकिन फंडामेंटल राइट्स हमारे सरकार के ऊपर डिपेंड तो, हालांकि उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका कोर इम्प्लीमेंटेशन तो डिपेंड करता है दैट सरकार को करना ही चाहिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट शुड, ठीक, गवर्नमेंट मस्ट डू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, अच्छी तरीके से होना चाहिए। बट हाँ, सरकार इनको आर्बिट्रेरली छीन नहीं सकती, ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कभी DPSP इसको हम नहीं रख सकते। तो कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा पहले फंडामेंटल राइट आएंगे, है ना, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आएंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये अल्टीमेटली हमारा गलत हो जाता। तो ये स्टेटमेंट हमारा नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है कि ये DPSP नहीं है। अब देखिए, अगर आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन 3 में, फिर वही वाली बात है कि डिफेक्शन वाली, हाँ, 3 साल के क्वेश्चन पेपर में हमने इनको देख लिया, 17, 18 और 19, और अभी तक हम कितने क्वेश्चन इसको सॉल्व कर चुके होंगे, 5 से 6 क्वेश्चन,
खाली डीपीएसपी के, ठीक है ना। इन 3 सालों में 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके होंगे खाली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के। उन स्टेटमेंट्स को भी अगर आप लिख लेते हैं आपका मोस्ट ऑफ द डीपीएसपी कवर हो जाएगा, राइट। अदरवाइज मैं फिर बोलूँगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स और जितने सारे मैंने टॉपिक बताए उनको हल्के में आप मत लीजिएगा, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन बार बार वो पूछता है, हल्के में इसको मत लीजिए, राइट। तो आई होप ये डीपीएसपी वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं दे आर नॉट अबव फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो हमेशा फंडामेंटल राइट आएंगे पहले, देन उसके बाद हमेशा डीपीएसपी आएंगे, ठीक है। और ये कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिबल नहीं होता। इसका मतलब ये है, कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिबल होने का मतलब ये ना होने का मतलब ये है, अगर आपको फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी के मामले में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, ठीक है ना। आप अगर डीपीएसपी वॉयलेट होता है, अगर सरकार बोले कि नहीं हम ये सब चीज़ें अभी नहीं कर सकते, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाएंगे उसके लिए, आप उसके लिए हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि इट इज़ दीज आर क्रिएटिंग द ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नमेंट। बट इतना गवर्नमेंट के ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती उसमें नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज भी तो देखना है, ठीक है। यही रीज़न था कि इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया था। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे हैं, अच्छा ये आपको अगर आपको पता है, मैंने फिर बोला था रिपोर्ट्स, ठीक है, रिपोर्ट्स जितने आई थी, जितने प्लान्स हैं, ठीक है, जितने कमिटीज़ हैं और जितने कमीशंस हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ के ही जाने हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। अगर ये आपको नहीं पता तो बात सिंपल है कि क्वेश्चन भी आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए ज़रा क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान और द रिपोर्ट द डिसीजन विद रिगार्ड्स टू द पार्टीशनिंग ऑफ द पंजाब एंड बंगाल। अब देखिए, हमारा जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो पंजाब और बंगाल को बांटा गया था, है ना। पंजाब बंगाल दोनों ही हमारे क्या बने, पाकिस्तान बने। जैसे फॉर से दिस इज़ इंडिया, ठीक, ये बेसिकली इंडिया है। सो दिस वाज द पोर्शन ऑफ दैट पंजाब, है ना, एंड दिस वाज द पोर्शन ऑफ बंगाल, राइट, दिस वाज द पोर्शन ऑफ बंगाल आई वुड से। एंड अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो यहाँ पे आज के टाइम पे क्या दिखता है हमको, यहाँ पे आज के टाइम पे हमको दिखता है क्या, बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश पहले हमारे ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है, 1971 तक। और 1971 में ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक डिफरेंट नेशन ही बन गया, ठीक है ना, बांग्लादेश। और ये आज के टाइम पे जो हमारा पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, दिस वाज द वेस्टर्न पाकिस्तान, जो आज के टाइम पे भी है, ठीक है। तो पार्टीशन कहाँ कहाँ का हुआ था, मेनली पार्टीशन जो हुआ था दैट वाज ऑफ पंजाब एंड बंगाल, ठीक। बोले जब पार्टीशन हुआ था ना पंजाब और बंगाल का, किस रिपोर्ट और किस प्लान के तहत वॉज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द वोटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक। किस रिपोर्ट के तहत या किस प्लान के तहत ये पार्टीशनिंग हुई थी, बात सिंपल ये है। क्वेश्चन बात ये पूछ रहा है कि पंजाब और बंगाल की जो पार्टीशनिंग हुई थी, जिनको बांटा गया था, उनका बंटवारा हुआ था, किस प्लान के तहत हुआ था। अब देखिए, नेहरू रिपोर्ट में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट आ रहा है, अच्छा जिक्र होगा भी कैसे, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, तो पार्टीशनिंग की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पार्टीशनिंग बाद में हुई थी, ठीक है ना। बंटवारा हमारा कब हुआ था, 1947 के आसपास हमारा बंटवारा हो रहा है। क्या नेहरू रिपोर्ट इसके बारे में बात करेगा, ठीक, कभी नहीं करेगा। क्रिप्स मिशन आ रहा है हमारा 1940s में, ठीक है, 1940 में क्रिप्स मिशन आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्रिप्स मिशन वाज फॉर द डोमिनियन स्टेटस, हमारे देश को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए आया था, ठीक। तो ये बिल्कुल नहीं बात करेगा, ठीक। उसके बाद तुम्हारा बेविज प्लान अगर हम बात करते हैं, बेविज प्लान आया था हमारा, सॉरी क्रिप्स मिशन आया था हमारा 1942 में शायद, राइट, 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। बेविज प्लान आता है हमारा 1940s में, ठीक है। बेविज प्लान वाज रिलेटेड टू वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे जो भी उनकी पॉलिसीज़ रही उससे रिलेटेड है, ठीक है। बेविज प्लान इसमें होगा नहीं। मैंने ये ना प्रीवियस ईयर में, मतलब आई थिंक 2017 या 2018 का पेपर है, उसमें आपको बताया हुआ है कि माउंट बेटन जो थे हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे, लास्ट वाइसरॉय थे, ठीक है। तो पावर आई थिंक 2018 का ही पेपर है वो, उसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था वो किसने करा था, लॉर्ड माउंट बेटन ने करा था, ठीक है। तो यही उस टाइम पे हमारे गवर्निंग अथॉरिटी थे, यही उस टाइम पे हमारे हर चीज़ को चला रहे थे। तो अल्टीमेटली पार्टीशनिंग में भी, पार्टीशनिंग किस प्लान के तहत होगी, हमारे लॉर्ड माउंट बेटन के द्वारा जो माउंट बेटन प्लान लाया गया था, ठीक है, उसके तहत ही पार्टीशनिंग होगी। अगर आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब अगर आपने पढ़ी है, ये मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले में रख दिया, आई थिंक ये मैंने गलती रख दिया इसमें, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आई थॉट दैट कि हाँ मैं इसको प्री इंडिपेंडेंस वाले उसमें रख लूँगा, है ना। बट कोई बात नहीं, अगर आपको माउंट बेटन प्लान भी थोड़ा बहुत पता है, ठीक, अदरवाइज़ को मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग एक बार ब्रीफली कवर करेंगे। एंड मॉडर्न हिस्ट्री का बेसिकली क्वेश्चन था। बट आपको पता है अगर माउंट बेटन प्लान के तहत क्या क्या चीज़ें हुई थी, अगर आपको क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा बहुत पता है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में पता है, अगर ये भी नहीं पता ना, आप इनके ईयर याद कर लीजिए, देखिए,
ठीक है ना। अगर आप इनके ईयर याद कर लेंगे सो आपको ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो माउंटबेटन प्लान कब आया था? 1947 में आया था, और 1947 में हमारी बेसिकली आज़ादी डिवीज़न हो रहा है, ठीक। तो दो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को बनाने के लिए, इंडिया एंड पाकिस्तान को बनाने के लिए दैट वाज ऑल फॉर उसके लिए कौन क्या आया था? हमारा माउंटबेटन प्लान आता है इंडिया एंड पाकिस्तान के पार्टीशनिंग के लिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारे मेनली मॉडर्न हिस्ट्री से था, बट आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, राइट। तो इसको एक बारी मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी, अगेन लिबरल का मतलब क्या होता है? उदारवादी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। जो लोकतंत्र लिबरलाइजेशन प्रोवाइड करे, जो लोकतंत्र थोड़ा खुलापन प्रोवाइड करे, ठीक, उसके बारे में बात कर रहा है। बोले इनमें से कौन सा लिबरल डेमोक्रेसी का फीचर है? अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द फॉर्मल यूजुअली लीगल रूल्स, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होना चाहिए, लिबरल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर देगी, बिल्कुल कर देगी। फॉर्मल ऑन द फॉर्मल यूजुअली लीगल रूल्स पे बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला आंसर, पहला वाला स्टैंडर्ड हमारा बिल्कुल ठीक है, जिसमें पहला नहीं उसको काट दो। गारंटीज द सिविल लिबर्टीज़ एंड इंडिविजुअल राइट्स, बिल्कुल ठीक है। सिविल लिबर्टीज़ भी दे रही है हमको, लोगों को राइट भी दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको छूट भी देती है, हमको लिबर्टी दे रही है, हमको फ्रीडम दे रही है, लोगों को उनका अधिकार दे रही है, ठीक है ना। ये भी हमारे लिबरल डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। इसमें दूसरा नहीं है, इसको काट दो, इसमें दूसरा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे वाले पे बात अटक रही है। इट इन्वेस्ट्स द पॉलिटिकल अथॉरिटी। पॉलिटिकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर तुम्हारा जो पूरा एग्जीक्यूटिव का पोर्शन है उसकी हम बात कर रहे हैं। विद द पोटेंशियली अनलिमिटेड पावर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तुम्हारा डेमोक्रेसी के अंदर ही देख लो, लिबरल छोड़ दो अभी शब्द को, डेमोक्रेसी के अंदर देख लो। अब डेमोक्रेसी के अंदर क्या अनलिमिटेड पावर होती है किसी एक के पास में? ठीक है ना, किसी भी एक अथॉरिटी के पास में अनलिमिटेड पावर हो सकती है? अरे नहीं हो सकती भाई, क्योंकि डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? हमारा लिमिटेड पावर पे बेस्ड है, ठीक है, लिमिटेड गवर्नेंस पे बेस्ड है, ठीक है ना। अब इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो अनलिमिटेड पावर दे रहा है क्या किसी अथॉरिटी को वो, ठीक है ना, किसी अथॉरिटी को, किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी को, क्या वो अनलिमिटेड पावर प्रोवाइड करेगा? लिबरल डेमोक्रेसी कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो दीज आर द जनरल स्टेटमेंट्स। इन जनरल स्टेटमेंट्स को आप जनरलाइज फॉर्म में पढ़िए और जनरलाइज तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। ज़्यादा आप इसमें अगर घुसेंगे, ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली गलत हो जाएगा। सिंपल स्टेटमेंट्स थी, ठीक है ना। कोई भी जनरल अगर कोई नॉर्मली कोई पढ़ता है तो सिंपल सी बात है, वो उसको आराम से सॉल्व कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ सेंटर। देखिए नॉट पे फिर से बोलो, अंडरलाइन कर लीजिए। अ सेंट्रल फीचर ऑफ पॉलीआर्की। पॉलीआर्की क्या होता है? पॉलीआर्की का मतलब अगर आप समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन में आपको और आसानी हो जाएगी, क्वेश्चन आपका ईजिली सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। पॉलीआर्की का मतलब होता है दैट प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से हम डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करेंगे, वो जो पूरी प्रोसेस होती है ना उसको बोलते हैं पॉलीआर्की, राइट। अब इसको पैट्रियार्की से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। पॉलीआर्की इज डिफरेंट, पैट्रियार्की इज डिफरेंट। द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, कि डेमोक्रेसी को किस तरीके से स्टैब्लिश करें। डेमोक्रेसी के जो फीचर क्या होते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना, ये हमारे देश में होना चाहिए, किसी भी देश में होना चाहिए, मतलब जहाँ पे पॉलीआर्की को हम लोग स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारे डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं ना, ये पॉलीआर्की को स्टैब्लिश करने में मदद करते हैं। बोले इनमें से सेंट्रल फीचर पॉलीआर्की का कौन सा नहीं है? अब देखिए, पॉलीआर्की अगर आपको समझ में आ गई तो आराम से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट इज़ इन हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड ऑफिशियल। अभी बताया पॉलीआर्की में फ्री एंड फेयर इलेक्शन उसका एक मेन फीचर है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उसका एक मेन फीचर है। क्या ये हमारा स्टेटमेंट ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा जी। जो गवर्नमेंट होती है वो इलेक्टेड ऑफिशियल्स के हाथ में होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नॉट पूछा हुआ है तो ये क्वेश्चन का अकॉर्डिंग तो गलत ही है। राइट टू रन फॉर द ऑफिस इज रिस्ट्रिक्टेड। ऑफिस को चलाना मतलब किसी भी पोस्ट को चला, क्या वो रिस्ट्रिक्शन उसमें ऐसा कुछ होगा? ठीक है ना, उसके अधिकार में ऐसा कुछ होगा? तो अगर ये आपको नहीं होता, ऐसा इस तरीके डाउटफुल लगा लीजिए, है ना। प्रैक्टिकली ऑल द अडल्ट हैव द राइट टू वोट, बिल्कुल ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर तो ये होता ही है ना। पॉलीआर्की के अंदर या अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर तो ये सबको राइट टू वोट होता ही है। सारे अडल्ट जो है हमारे देश में कितना है, मोर देन 18 ईयर्स। किसी को कोई भी अगर अडल्ट है मतलब कोई भी अगर 18 साल से ऊपर है अडल्ट उसको कंसिडर करते हैं और उसको राइट टू वोट होता है, बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
फ्री एक्सप्रेशन एंड द राइट टू क्रिटिसाइज एंड प्रोटेस्ट, बिल्कुल ठीक है, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो ये भी हमारे डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, तो ये अल्टीमेटली ये भी हमारा सेंट्रल फीचर है ना। यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है, तो यही वाला हमारा एक ऑप्शन बचता है, दैट राइट टू रन फॉर द ऑफिस इज रिस्ट्रिक्टेड। कोई रिस्ट्रिक्शन उसमें नहीं होती अगर हम कोई भी ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट को चलाते हैं, ठीक है ना, किसी भी पोस्ट को चलाते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर हो जाएंगी कि वो ये सारे काम नहीं कर सकता, ये लिमिटेशन उसके ऊपर लगती हैं बट रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर नहीं लगती हैं, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉलीआर्की। पॉलीआर्की का अगर हमको मतलब पता है ना, अगर आपको पॉलीआर्की का मतलब पता है, आप इस क्वेश्चन को आराम से बना ले जाएंगे। पॉलीआर्की का मतलब मैंने यहाँ पे बता दिया है, इतना ही आपको समझना है, ठीक है, इससे ज़्यादा वो डीप पूछता भी नहीं है, राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पहली बात नॉट बोल दिया है, दूसरा बोल दिया है कि बेस्ट डेफिनेशन, अच्छा, फॉल्स इन द डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल। मनी बिल के बारे में पढ़ लेंगे, मैं फिर बोला पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स का पार्ट है, ठीक है ना, उसके बारे में हम समझेंगे और उसको एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। क्या बोलता है, पहली बात मनी बिल के बारे में बात करते हैं। मनी बिल कौन से आर्टिकल के तहत आता है? मनी बिल आता है हमारा आर्टिकल 110 के तहत, ठीक है ना। आर्टिकल 110 के तहत हमारा मनी बिल आता है, ठीक। अच्छा, मनी बिल का ना कुछ जो बातें हैं वो आर्टिकल 109 में भी लिखी हुई है। अब आपको ये बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, ये कौन सी बातें जो आर्टिकल 109 में लिखी हुई हैं, क्योंकि इसी साल जो सिविल सर्विसेज का पेपर हुआ था, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 का जो पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है, कि जो कुछ बातें हैं आर्टिकल 110 की वो आर्टिकल 109 के अंदर भी लिखी हुई है। अब आपको बताना ये है कि कौन सी वो सारी बातें हैं, कौन से वो सारे क्लॉज हैं जो आर्टिकल 109 में लिखे हुए हैं अबाउट मनी बिल, राइट। ये 2024 का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हमसे ही पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉल नॉट फॉल्स अंडर डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। मनी बिल के अंदर कौन सी चीज़ नहीं पड़ती। अब देखिए आर्टिकल 110 की बात कर रहे हैं, तो पहली बात आर्टिकल 117 यहाँ चमक रहा है ऐसा कुछ, पहले बात इसको पढ़ लेते हैं, ठीक। एनी फाइनेंशियल बिल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 117, बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहले उसमें हमारा ये सॉल्व हो गया कि नॉट पूछा हुआ था, तो इट डज़ नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। बोला आर्टिकल 117 के अंदर जो भी हमारे फाइनेंशियल बिल्स हैं, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल बिल हैं आर्टिकल 117 के तहत, क्या वो सारे मनी बिल के पार्ट हैं? क्या वो सारे मनी बिल के डेफिनेशन के अंदर आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारे क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी मनी बिल के बारे में जो ठीक स्टेटमेंट्स हैं उनको देख लीजिए। अमेंडमेंट ऑफ द लॉ विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर तुम्हारे क्या है, फाइनेंस के मैटर है, फाइनेंस के, ठीक है ना, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए ऑबिलाइज्ड है, तो वो सब किसके अंदर आता है, हमारा मनी बिल के अंदर आता है। पहली बात ये बिल्कुल ठीक था स्टेटमेंट, नोट करेक्ट पूछा तो हमको सी इसका आंसर मिल गया, ठीक। पेमेंट ऑफ द मनी इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है ना, CFI के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मनी डाल रहे हैं, ठीक। और मनी कैसे डालेंगे, बात सिंपल है, या तो हमको रिसीट हो रहा है कुछ, राइट, कैपिटल रिसीट है वो। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये वाला स्टेटमेंट मनी बिल के बारे में ठीक था। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी बिल आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है भाई। CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बाहर पैसा जा रहा है, किसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या किसके तहत, किसकी परमिशन पे बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा बाहर निकल सकता है, तो दैट इज़ ऑफ पार्लियामेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है ना। तो ये तीनों ही हमारे किसका मैटर थे, मनी बिल का मैटर थे। खाली एक आर्टिकल 117 के तहत कोई भी अगर फाइनेंशियल बिल है, ठीक है ना, आर्टिकल 117 में ना दो तरह के फाइनेंशियल बिल होते हैं, जो आता है आर्टिकल 117A और आर्टिकल 117C के अंदर, ठीक है। ये दोनों आपको पढ़ने नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ ये दोनों आपको नहीं पढ़ने। लक्ष्मीकांत में बहुत ब्रीफ में इसको देखा है, आपको दोनों नहीं पढ़ने, आपको बस ये पढ़ना है कि मनी बिल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आप नहीं आती हैं बस वो पढ़ लेंगे ना, तो जो आती हैं वो आप आराम से समझ लेंगे, बट जो आती हैं वो भी ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है, ठीक है, उनका आइडिया ज़रूर ले लेना है आपको, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था, बिल्कुल सिंपल है। मनी बिल से रिलेटेड जो केसेस हैं उनके क्लॉज के बारे में हमको यहाँ पर डिफाइंड था। मनी बिल को बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लास में, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आपको चैनल के साथ बना रहना पड़ेगा। अब देखिए इनमें से फिर से क्वेश्चन है हमारा किससे, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ से है, बट यहाँ पे DPS भी फिर लिखा हुआ है ना, तो DPS भी आपको पता होना चाहिए था। तो मैं इसको बोलूँगा कि DPS भी से बेसिकली थर्ड क्वेश्चन हमको दिख रहा है कहीं ना कहीं चमकता हुआ, राइट। बट ये क्वेश्चन हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज से है, देखिए जरा क्या बोल रहा है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया विच इंस्पायर्स द नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम
इज द प्रोविजन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सिंपल सी बात है, फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा हुआ है कि हमारा जो नेशनल स्ट्रगल हुआ था, नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम हुआ था, उसको हमको जो उसमें हमारे नोबल आइडियाज़ हैं, ठीक है, उस चीज़ को हमको जो है ध्यान में रखना चाहिए, उस चीज़ से हमको इंस्पायर होना चाहिए, राइट, उन सब चीज़ों को हमको मतलब इंस्पिरेशन लेना चाहिए वहाँ से। तो ये सब किसके अंदर लिखे हुए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर लिखे हुए हैं। देखिए जो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स है ना, इनको आप ध्यान रखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर है, ठीक है। और मैं फिर बोल रहा हूँ एक बारी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक बारी आप गो थ्रू कर लेंगे तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक। खाली गो थ्रू करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रट्टा मार के बैठ जाना है, बट हाँ ये पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ तो वहाँ पे लिखा हुआ था, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी कैन नॉट, देखिए कैन नॉट, फिर से वही, ऑर्गेनाइज द लोक अदालत। लोक अदालत कौन सी अथॉरिटी हमारी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती, ठीक। अब लोक अदालत के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पहली बात, लोक अदालत को जो इस्टेब्लिश करा गया था वो करा गया था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987, ठीक। इससे इसको क्या करा गया? इस्टेब्लिश करा गया, ठीक है ना। पहली जो लोक अदालत इस्टेब्लिश करेगी वो करेगी 1982 में गुजरात में। गुजरात का जूनागढ़ नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ पे सबसे पहली बात लोक अदालत को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो लोक अदालत की अगर हम बात करते हैं, बोल रहे हैं इनमें से कौन सा लोक अदालत, कौन सी कमिटीज़ या अथॉरिटी लोक अदालत ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकती। अब देखिए नीचे से आइए, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, क्या ये लोक अदालत ऑर्गेनाइज करवा सकती है? बिल्कुल करवा सकती है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी क्या लोक अदालत करवा सकती है ऑर्गेनाइज? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी क्या लोक अदालत ऑर्गेनाइज करवा सकती है? बिल्कुल करवा सकती है। तालुक लीगल सर्विस कमेटी, अभी देखिए लीगल सर्विस अथॉरिटी, यहाँ से आप ऐसे करके कुछ इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, लीगल सर्विस, ठीक, बिल्कुल करवा सकती है। पंचायती कमेटीज़ के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता, कोई पावर नहीं होती लोक अदालत को स्टैब्लिश करवाने की, ठीक है ना। ये एडीआर, अब जो है इनको एडीआर का थोड़ा पावर मिल गया है, ठीक है ना, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का बेसिकली पावर मिल गया है। जैसे नारी अदालत के बारे में अगर आप चाहें तो पढ़ लें, नारी अदालत वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़, 2023 में बहुत न्यूज़ में रहा, ठीक है ना। नारी अदालत के बारे में आप एक बार पढ़ लेंगे तो नारी अदालत क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है, आपके पेपर में भी आ सकता है। तो ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का बेसिकली माध्यम है। तो नारी अदालत उसके लिए इस्टेब्लिश करी गई है पंचायती ग्राम पंचायत में, ठीक है ना। तो ये हमारे लोक अदालत इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, ये हमारे लोक अदालत को ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकते पंचायती कमेटीज़ का। इस पंचायती कमेटीज़, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन है। फाइनेंस कमीशन देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आ रहा है तो निश्चित है कि आपको इसको पढ़ के ही जाना है, लगभग सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ के जानी है आपको, ठीक है। बोले इनमें से कौन सा, फाइनेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट द पर्सन, कौन सी इसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि किसी पर्सन को फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा डीप है, ये क्वेश्चन डीप है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट से बेसिकली अगर क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन काफ़ी डीप है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन यूजुअली नहीं आता। फाइनेंस कमीशन की जो पावर्स हैं, ठीक है, ये फाइनेंस कमीशन का जो ज्यूरिसडिक्शन है वहाँ से तो चलो ठीक है क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है ना। तो वो उन्हीं बहुत कमों में से एक बार ये है कि फाइनेंस कमीशन को जो पर्सन फाइनेंस कमिश्नर एज अ फाइनेंस कमिश्नर बेसिकली अपॉइंट किया जा रहा है, क्या एसेंशियल कंडीशन उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो देखिए ज़रा, पढ़ना पड़ेगा आपको फाइनेंस कमीशन बहुत डीप में, ठीक है ना। फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 280 के अंदर बेसिकली आता है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन ध्यान रखिएगा एक एडवाइजरी कमीशन है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस सेंट्रल स्टेट के बीच में ये रिकमेंडेशन देता है, एडवाइस देता है, पहली बात। दूसरी बात, इट इज़ ऑल्सो अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो अगर ऐसा कुछ पूछ रहा है तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी, दैट फाइनेंस कमीशन इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, बिल्कुल ठीक है वो स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत जो जुडिशियल मैटर्स होते हैं इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, वो भी कौन देखता है? हमारे फाइनेंस कमीशन ही देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। हमारे जो 15th फाइनेंस कमिश्नर थे उनका नाम क्या था? मिस्टर NK सिंह, ठीक, इनका भी नाम आप ध्यान रख लीजिए। और अभी हमारे जो रिसेंटली हमारे जो 16th फाइनेंस कमिश्नर बेसिकली अपॉइंट किए गए वो किए गए मिस्टर पनघड़िया, ठीक है ना, मिस्टर पनघड़िया, डॉक्टर अरविंद कुमार पनघड़िया, आई थिंक उनका नाम है, एक बार आप चेक कर लेंगे, डॉक्टर अरविंद पनघड़िया,
ठीक है, दिस इज़ द नेम ऑफ दैट पर्सन जो हमारे 16th फाइनेंस कमीशन बेसिकली इनको अपॉइंट किया गया है। कौन अपॉइंट करता है, वो कौन इंस्टीट्यूट करता है फाइनेंस कमीशन को? हर 5 साल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करता है, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन को। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप इतना भी पढ़ के जा रहे हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। और जो बेसिकली अपॉइंटमेंट के रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कंडीशंस हैं, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन एलिमिनेट करते हैं। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्योंकि इस साल क्वेश्चन कम थे बट हाँ डीप क्वेश्चंस थे, राइट। देखिए जरा, सुप्रीम कोर्ट जजेस, अच्छा क्या बोल रहा है, अ सुप्रीम कोर्ट जज और 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज सच, ठीक। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है तो क्या वो फाइनेंस कमीशन के लिए अपॉइंट हो सकता है क्या? ऐसा कुछ इसमें पूछा हुआ है, राइट। तो या तो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या फिर उतनी क्वालिफिकेशन अगर रखता हो, ठीक है, ऐसा कुछ है। मतलब अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप उसमें ऐसा कुछ मार्क कीजिए। दूसरा, जो पहले आपको करना कैसे है, जो आपको लगता है कि हाँ ये तो होगा ही, जिसके बारे में आपको सटीक जानकारी है, उसको आप पहले टिक कर लीजिए, उससे आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कीजिए। देखिए, द पर्सन हैविंग द वाइड एक्सपीरियंस इन द फाइनेंस मैटर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो बिल्कुल ही होगा, राइट। तो जिसको बेसिकली फाइनेंशियल मैटर में या एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्या वो फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनने के एलिजिबल है? बिल्कुल है, ठीक है। तो जिसमें दूसरा नहीं है उसको काट दो, ये इसमें दूसरा नहीं है इसको हटा दो। द पर्सन हैविंग द स्पेशल नॉलेज ऑफ द इकोनॉमिक्स, अल्टीमेटली फाइनेंस इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स, ठीक है। जिसको इकोनॉमिक्स ही नहीं पता तो वो कैसे फाइनेंस कमीशन का एक मेंबर बन भी सकता है? चेयरपर्सन छोड़ दो, मेंबर भी क्या बनने के एलिजिबल है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। जिसमें थर्ड नहीं है उसको काट दो, थर्ड इसमें नहीं है। अब हमको खाली फर्स्ट वाला चेक करना है, तो फर्स्ट वाला ध्यान रखिएगा, ये ऐसा कोई क्लॉज इसमें हमारा नहीं देखा, ठीक है ना। दैट उसके लिए इसेंशियल रिक्वायरमेंट है किसी भी पर्सन के लिए एज अ मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन अपॉइंट होना कि उसके पास सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कोई एलिजिबिलिटी उसमें नहीं है, ऐसा कोई हमारे लिए कंडीशन उसमें नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत गलत हो गया या यहाँ पे थोड़ा बहुत मिस स्पेल कोई चीज़ हो गई है, ठीक है, तो ध्यान रखिए वो जो मिस कैलकुलेशन है मेरे वीडियो बनाते हुए मुझे पता नहीं चलेंगे, राइट। और मैंने अपने नॉलेज के बेस पे जितना उसमें प्रेजेंट कर सकता था मैंने अपना ट्राई किया, बेस्ट ट्राई किया, राइट। अगर आपको ये लगता है कि हाँ कहीं पे मिस कैलकुलेशन कुछ ना कुछ हुआ है, अगर आपको लगता है कि कहीं पे थोड़ा बहुत फॉल्टी कोई चीज़ हो गई है, तो डू लेट मी नो इन दैट कमेंट बॉक्स, क्योंकि आपकी मदद से ही मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर पाऊंगा, राइट। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में निश्चिंत होकर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जाते जाते ही बस इतना कर लीजिएगा कि चैनल से जुड़ते हुए जाइएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। एंड मैंने फिर बोला था कि हम कंसिस्टेंसी अब रखेंगे, कॉन्टीन्यूसली मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, मल्टीपल वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा। इस चैनल पे हम लोग जो करंट अफेयर्स है उसको भी डिस्कस करना शुरू करेंगे। एंड जो शॉर्ट्स हैं उनको भी हम लोग जो है रेगुलरली फॉलो करने की कोशिश करेंगे। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।